अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब की वापसी का मामला एक दफ़ा फिर सरगर्म नज़र आता है, और वो इस तरह से कि पहले तो हमने पार्टी की तरफ से ये नैरेटिव सुना कि नवाज शरीफ साहब जल्द वापस आने वाले हैं, बल्कि जनवरी 2022 में उनकी वापसी होने वाली है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जनाब अयाज सादिक ने बड़े कन्विक्शन से ये बात की, और उसके बाद नाजरीन हम ये देखते हैं कि अब हुकूमत भी खासी दिलचस्प नज़र आ रही है जनाब नवाज शरीफ की वापसी के लिए। 9 रुकनी एक बोर्ड तश्कील दिया गया है जो कि डॉक्टर्स पर मबनी है, और इसका काम यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से रिपोर्ट है जो सबमिट कराई गई है उसका जायजा ले, और 5 रोज़ के अंदर अंदर इस मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड ने अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो वफाकी हुकूमत को सबमिट करानी है। क्योंकि ये कल बोर्ड तश्कील दिया गया है तो इन 5 रोज़ में से एक रोज़ ऑलरेडी गुजर चुका है। ऐसे में नाजरीन, और अटॉर्नी जनरल ने हमें पता है कि वफाकी हुकूमत की हिदायत पर पहले भी पंजाब हुकूमत को इस हवाले से ख़त लिखा था, और ये तमाम तर मामला सिर्फ आज का नहीं है। नवंबर 2019 से जनाब नवाज शरीफ इलाज के गर्ज से लंदन में हैं, लेकिन ऐसे में नाजरीन कभी उनकी पार्टी की तरफ से ये आवाज़ सुनाई देती है और बहुत कन्विक्शन के साथ PMLN की तरफ से कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब जल्द वापस आने वाले हैं, और तारीखें भी दी जाती हैं कि इस तारीख तक आ जाएंगे। लेकिन अभी जो हालिया बयान है जनाब अयाज सादिक का, उसके बाद हमने देखा कि PMLN ने थोड़ा अपने आप को डिस्टेंस किया जनाब अयाज सादिक के बयान से। एक तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी भी इस बात को कहते हुए नजर आए कि पूरी पार्टी चाहती है कि जब तक नवाज शरीफ साहब का इलाज ना हो जाए तब तक वो वापस ना आए। और जो पार्टी की अभी रिसेंट मोस्ट जो मीटिंग हुई है उसमें भी जब कारकुनान ने इस तरह के सवालात किए जनाब नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुतालिक, तो अक्सर और बेशतर जो लीडरान थे उन्होंने अयाज सादिक साहब की जो स्टेटमेंट थी नवाज शरीफ साहब की वापसी के मुतालिक उससे अपने आप को अलहदा करके बताया। तो ऐसे में नाजरीन, अब जब पार्टी की तरफ से कुछ डिस्टेंस किया जा रहा है इस क्लेम से कि नवाज शरीफ साहब इस साल या इसी महीने वापस आ रहे हैं जनवरी 2000 में, बिल्कुल उस वक्त हम देखते हैं कि हुकूमत अब दोबारा से एक फ्रेश चाराजोई कर रही है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए। इस सिलसिले में नाजरीन आपको याद होगा कि लंदन भी खत लिखा जा चुका है पाकिस्तान की तरफ से, और अब से कुछ रोज़ पहले रिसेंटली वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ये बात कहते हुए नजर आए थे कि लंदन से मामलात जो हैं वो तय हो गए हैं और नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो जल्द मुतवक्के है। इन रियल टर्म्स नाजरीन क्या कुछ होने जा रहा है? क्योंकि इससे पहले भी जितनी भी चाराजोई हुई है किसी भी इफेक्टिव नताइज में वो कल्मिनेट नहीं हो पाई है नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। तो क्या इस दफ़ा भी ये सिर्फ पॉलिटिक्स और दोनों इतराफ से की जा रही है या फिर कुछ सब्सटैंशियल होने जा रहा है? एक तो ये बड़ा ज़रूरी सवाल है और इसको हम इस सेंस में भी लेकर चलेंगे क्योंकि इलेक्शंस 2023 अब से कुछ ही दूरी पर हैं। अब ये साल है, उसके बाद अगला साल हर तरह से इलेक्शन ईयर माना जा रहा है। तो ऐसे में नाजरीन, ये जो वापसी है या नवाज शरीफ साहब की जो पाकिस्तान में प्रेजेंस है कितनी मायने खेज है? तमाम अमूर पर बात करने के लिए जमशेद इकबाल चीमा नाजरीन मुझे PTI से ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया TVU लिंक। आप हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका जमशेद इकबाल चीमा, आपके वक्त के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए। और नाजरीन बैरिस्टर जावेद अब्बासी मुझे बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं रिप्रेजेंटिंग द PMLN। बहुत शुक्रिया आपका जावेद अब्बासी साहब आपकी वक्त और प्रेजेंस के लिए। बात का आगाज़ मैं आप ही से करना चाहूँगी बैरिस्टर जावेद अब्बासी, क्योंकि आपकी जमात से जनाब अयाज सादिक ने सबसे पहले ये बात की और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को वो लेकर आएंगे। लेकिन अब ऐसा क्यों मालूम हो रहा है कि ज़्यादातर जो आपकी पार्टी की लीडरशिप है वो जनाब अयाज सादिक की स्टेटमेंट से अपने आप को अलहदा कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि अयाज सादिक साहब का वो एक इनफरादी सिर्फ बयान था? तो क्या इसमें कोई हकीकत है या नहीं है जो उन्होंने जनवरी 2022 के हवाले से बात की थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उनकी तबीयत ख़राब हुई। उस वक्त की हुकूमत ने और जेल अथॉरिटीज़ ने हमें बताया उन्हें लाहौर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। अस्पताल में उनके टेस्ट करवाए गए। जो PTI की वहाँ हुकूमत और उनकी मिनिस्टर साहब हैं, अभी भी वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, डॉक्टर यास्मीन साहबा, वो हर रोज़ शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। आपने भी उनके प्रोग्राम सुने, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम भी देखते थे, और वो खुद बताती थी कि उनकी हालत क्या है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी डिटेल। और फिर उन्होंने खुद ही कहा कि उनकी ज़िंदगी खतरे में है और उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए और अपने डॉक्टरों से इलाज कराना चाहिए। उस वक्त उनका नाम ECL में था। अभी के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी कैबिनेट मीटिंग बुलाई, ECL से उनका नाम हटाया गया और उन्हें इजाज़त दी गई, अदालत की तरफ से इजाज़त मिली है कि वो बैरून मुल्क तशरीफ लेके जाएं और अपना इलाज मुकम्मल कराएं। बदकिस्मती से जब वो पहुंचे तो कोरोना उस वक्त शुरू हो चुका था
और आपको पता है कि जब कोरोना पूरी दुनिया को उसने लपेट में ली और इस खौफनाक बीमारी की वजह से जो रूटीन के प्रोसीजर्स थे उनमें डिले आया है, वो मुकम्मल नहीं हो सके। मियां नवाज शरीफ साहब को अदालत ने कहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ECL से नाम निकाला, कैबिनेट ने इजाजत दी और जिन्होंने सब ने कहा कि उनकी हालत खराब है और उनको बाहर इलाज कराना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने नहीं कहा, हुकूमत ने। अब उनका इलाज इंशाल्लाह वहां उनके डॉक्टर देख रहे हैं, इलाज मुकम्मल होगा। आपको याद होगा मोना साहिबा कि जब वो पिछली दफा तशरीफ लाए थे अपनी बेटी के साथ, उस वक्त उनकी यहाँ कन्विक्शन थी, उनको पता था कि मैं वहां लैंड करूंगा तो जेल में जाऊंगा। उन्होंने जेल की परवाह नहीं की और पाकिस्तान में तशरीफ लाए और सीधे जेल चले गए। अब भी इलाज मुकम्मल होने के बाद वो वापस आएंगे। तमाम पार्टी लेकिन जावेद साहब, हुकूमत और बिलखुसूस पंजाब हुकूमत के जो तर्जुमान हैं वो ये कहते हुए अक्सर और बेशतर नजर आए हैं कि कोई इलाज तो अभी तक नहीं देखा हमने। नवाज शरीफ साहब हेल्दी माशाल्लाह नजर आते हैं और उनका अभी तक हमने किसी इलाज के घर से ना हॉस्पिटल में एडमिशन देखा है और ना कोई इस किस्म की चीज देखी है। तो फिर इलाज कब होगा, क्योंकि अभी तक तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ है इस सिलसिले में। मैं उसी पे आ रहा था। तो ये अभी इंशाल्लाह सारी जमात का ये ख्याल है कि उन्हें पहले अपना इलाज मुकम्मल करना चाहिए। जब उनका इलाज मुकम्मल हो जाए, पूरी तरह वो सेहतयाब हो जाए, जिस प्रोसीजर के लिए वो गए वो प्रोसीजर हो जाए, उसके बाद उन्हें पाकिस्तान आना चाहिए। उन्हें इस तरह पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। पार्टी का एक कंसिडर ओपिनियन है और यही मैसेज उनको कन्वे भी हुआ है। दूसरी बात, जो पंजाब की तर्जमान और मरकजी तर्जमान, आपका क्या ख्याल है कि कोई बात सच्ची कहते हैं? इन्होंने आज तक कोई सच्ची बात बताई है कौम को? इन्होंने इकानमी के बारे में कभी सच्ची बताई है? जो इनका अपना मंशूर था उसके बारे में कोई सच्ची बात बताई है? ये तो वो तर्जमान है जो भी नहीं हुई थी हुकूमत तो कहा करते थे कि 50 लाख नौकरी घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, गवर्नर हाउस गिरा देंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, दुनिया की इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगी, यहाँ गुर्बत खत्म होगा। मैं इसीलिए जावेद साहब ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आपने तो कहा ना कि वो उन्होंने कोई बात इसमें सच्ची नहीं की है, तो आप बताइएगा, क्योंकि हमने भी अभी तक कोई इलाज के घर से, क्या नवाज शरीफ साहब का किसी अस्पताल में दाखिला हुआ है, वो बहुत अर्जेंट बुनियादों पर यहाँ से गए थे कि अगर फिल फौर इलाज ना हुआ तो खुदा ना ख्वास्ता उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो इस तरह का कोई इलाज हमने तो नहीं देखा। और अगर आप बेहतर जानते हैं बतौर PMLN रिप्रेजेंटेटिव, क्या कोई इलाज हो रहा है? आप उनकी बात अगर हम अलहदा भी रखें कि हुकूमती तर्जुमान जो भी कह रहे हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था। देखिए, जब लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी बेल ली और उन्हें इजाजत दी बाहर जाने की, तो साथ उन्होंने पाबंदी लगा दी कि उनकी जो इलाज की जो कंडीशन होगी वो पाकिस्तान के सफारत खाने के जरिए हमें भिजवाते रहेंगे और पंजाब हुकूमत को भिजवाते रहेंगे। ये आपको याद होगा कि आर्डर ऐसा है और आर्डर में लिखा हुआ था। वो सारी रिपोर्टें, ये कहना बिल्कुल गलत है कि उन्होंने इलाज नहीं करवाया, ये कहना बिल्कुल गलत है कि डॉक्टर के यहाँ इस बात कहने की जायज है कि चूंकि कोरोना की वजह से यहाँ पाकिस्तान के अस्पतालों में भी आज हम किसी को अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाए तो हम नहीं ले जाते, इसलिए कि कोरोना है और हॉस्पिटल इस वक्त एंटरटेन नहीं कर रहे। वो एक कंडीशन है कि हॉस्पिटल अभी तक वहां उन्होंने हॉस्पिटलाइज उनको नहीं किया और प्रोसीजर शुरू नहीं किया कि उनका ख्याल था कि कोरोना की वबा जरा खत्म हो तो फिर ये करे। उनको मुसलसल डॉक्टर देख रहे हैं, मुसलसल उनके टेस्ट हो रहे हैं। वो सारी रिपोर्टें जो हैं जो हमारा है हाई कमीशन लंदन के, उसके जरिए आ रही हैं, सारी हुकूमत के पास हैं। और मुझे यकीन है कि जब बोर्ड वो सारी रिपोर्टें देखेगा तो अगर वो बायस ना हुआ तो बोर्ड ये कहेगा कि उनको अपना इलाज मुकम्मल करना चाहिए। सही, ये तो तवक्को मैं आपसे पूछूंगी फिर आगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेगमेंट कि आपकी क्या तवक्को है कि ये बोर्ड अनबायस क्या होकर ये रिपोर्ट्स देखकर फैसला करेगा। लेकिन जमशेद चीमा साहब, आप बताइएगा, अभी आपने तमाम तर बात सुनी है, जावेद साहब ने ये बताया कि अभी कोविड की वजह से इलाज शुरू ना हो पाया, लेकिन हुकूमत से भी तो सर ये सवाल बनता है कि जामिन शहबाज शरीफ साहब, अब आपने जाकर 2 साल बाद ऐलान किया है कि आप उनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे कि वो जमानत उनकी कहाँ गई। ये फैसला हुकूमत ने पहले क्यों नहीं किया? और ये बात भी दुरुस्त है कि मेडिकल बोर्ड्स, डॉक्टर यास्मीन राशिद तमाम तर ये एक गवाही देते हुए नजर आए थे पहले कि नवाज शरीफ साहब की सेहत को शदीद खतरा है अगर वो यहाँ पर रहे तो। लेकिन पहली बात तो ये कि जावेद अब्बासी साहब ने कहा कि हुकूमत के लोग सच नहीं बोलते। देखिए कितना मुश्किल है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के 70 साल 75 साल 80 साल के सियासतदान, कोई मिनिस्टर रहा, कोई सेनेटर रहा, कोई MNA रहा, कोई 2 बार, कोई 4 बार, बड़े ज़ाहिर बड़े रिस्पेक्टेबल लोग ये तोता मैना की कहानी शुरू कर देते हैं कि मियाँ साहब बीमार कैसे हुए, फिर वो गए कैसे, फिर वहाँ जाके वो इलाज भी करा रहे हैं, लेकिन इलाज ऐसा करा रहे हैं उनको खुद भी नहीं पता। इलाज ऐसा करा रहे हैं कि किसी अस्पताल में नहीं गए और वो कोरोना की वजह से नहीं गए। क्या अमेरिका के सारे अस्पताल जो हैं वो खाली पड़े हैं? वहाँ के लोग कोरोना के दौरान, कोरोना की वजह से अस्पतालों में नहीं जा रहे, घर बैठ के इलाज करा रहे हैं? क्या लंदन के सारे शहरी जो हैं
हैं वो किसी अस्पताल में को विज़िट नहीं कर रहे, वो मतलब घर बैठ के करा रहे हैं, या दुनिया के जो महज़ब तरीन जो ज़्यादा केयरफुल नेशंस हैं, हम जापान की बात करें, हम नॉर्वे की बात करें, हम सिंगापुर की बात करें, किसी मतलब सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव कौम है उसकी बात करें कि क्या उनके अस्पतालों में आजकल लोग नहीं जा रहे कि जी यहाँ इलाज आप कह लें कि घर बैठ के इलाज अच्छा होता है और अस्पताल में नहीं होता। मियाँ साहब जो हैं, मियाँ साहब झूठ बोल के गए, झूठ बोल रहे हैं, और फिर ज़्यादा बदकिस्मती है कि पूरी पार्टी को इस काम पे लगा दिया और पार्टी दिलो जान से, तन मन धन से लग गई। किसी बंदे की ज़ुबान में लुकनत नहीं आती, किसी बंदे की ज़ुबान में रुकावट नहीं आती, उसके चेहरे पे मलाल नहीं आता, वो शर्मिंदा नहीं होता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या मतलब भाई मुझे भी पता है, आपको भी पता है, वजह जो भी है, वजह जो भी है, कहीं ना कहीं आप मतलब को खिसक जाए, स्लिप हो जाए साइड से, आप इतनी रवानी से, इतनी डिटाई से, इतने दिलेरी से, इतने तयक्कन से झूठ बोलते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। और साथ अगला जुल्म यह है कि क्या शुरू यहाँ करते हैं कि ये हुकूमत के लोग झूठ बोलते हैं। सर खुदा का खौफ करें। देखें, मैंने यहाँ पे पता नहीं किस मेरी उम्र 56 साल है, पता नहीं मैंने कब मरना है। मुझे सच्ची बात है, मैं सच बोलता हूँ अपनी इज़्ज़त के लिए। खुदा के पास जाकर तो सज़ा बाद में है। पहली बात यह है कि मुझे सुनने वाले क्या फील करेंगे। इस वक्त जिस अंदाज से अब्बासी साहब बता रहे हैं कि मियाँ साहब बीमार हैं, वाकई बीमार हैं, बड़ी शदीद बीमार हैं, जब तक वो ठीक नहीं होंगे वापस नहीं आएंगे, उन्होंने इलाज करवाना है, वो रिपोर्टें भी आ रही हैं और आपको नहीं पता वो इलाज करवा रहे हैं। क्या आपको नहीं पता आपके घर वाले सुन रहे हैं? आपके पोते भी होंगे, पोतियाँ भी होंगे, आपके रिश्तेदार भी होंगे, आपके मातहत भी होंगे, दोस्त भी होंगे। वो क्या समझ रहे हैं आपको, क्या बोल रहे हैं आप? सो मैं समझता हूँ कि ये जो सियासत है ये इतनी कीमती नहीं है कि आप किसी बंदे के लिए इस तरह बोलें। ये तो मैं समझता हूँ इस इतनी बड़ी पार्टी में इतने बीमार थे जितना पीएमएलएन के लोग कह रहे हैं। आप लोग भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि वो अगर फौरी तौर पर ना भेजा तो सेहत को, जान को खतरा हो सकता है। मैं समझता हूँ किसी बंदे का डिसीव हो जाना और बात है, और ये भी हो सकता है कि हमारी सफ़ों में भी कोई ऐसा बंदा हो जो इन्वॉल्व हो, लेकिन मैं उसके लिए झूठ क्यों बोलूँ यहाँ बैठ के? अगर मुझे देखें उस वक्त शायद मुझे भी अंदाज़ा इसी तरह होगा कि या मुझे भी डाउट हुआ कि मियाँ साहब वाकई बीमार हो सकते हैं। मियाँ साहब यहाँ साथ ही क्या नाम है सर्विसेज अस्पताल में थे, तो जिस अंदाज में डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिस अंदाज में दूसरे डॉक्टर, जिस तरह उनके प्लेटलेट्स कम आ रहे थे, जिस तरह उनकी मेडिकल रिपोर्टें आ रही थी, बंदा सोचता है कि ऐसा हो सकता है। भाई कोई बंदा डिसीव होना और बात है। अब सारी बात वाजे हो गई 3 साल में, 2 साल में, 2 साल में जब सारी बात वाजे हो गई, अब भी मैं उसी तरह बात करता जाऊँ। भाई मैं ये नहीं हो सकता मैं कह दूँ कि मैं प्रोग्राम में नहीं आता। ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि यार मुझे पूरा नहीं पता, डॉक्टरों को ज़्यादा पता होगा। अब मैं इतने तयक्कन से, इतनी रवानी से बोल जाऊँ तो साथ मैं दूसरों को बताऊं, दूसरों के आप कह लें कि जो एथिक्स हैं, दूसरों की जो क्रेडिबिलिटी है, दूसरों का जो किरदार है, उससे पे उंगली रख के फिर मैं शुरू करूं। भाई बड़ा दिलेर आदमी हूं मैं, बड़ा ज़बरदस्त आदमी हूं मैं। सो मैं समझता हूं मुस्लिम लीग नून में कुछ लोगों को तो कहना चाहिए, पता लगे कि यार पार्टियों में हर तरह के लोग होते हैं। आपने तो साबित कर दिया कि यहाँ आपके पास है ही कोई नहीं। आप मियाँ साहब देखें, इस मुल्क में एक हुआ कि मियाँ साहब बैठे थे लंदन में, उन्होंने एक टीवी पे उन्होंने मतलब ऑनलाइन एक तकरीर की। उन्होंने कहा इस मुल्क के जर्नैल जो है उनके नाम ले लेके उन्होंने उन पर इल्ज़ामात लगाए, नाम ले लेके इल्ज़ामात लगाए, नाम ले लेके जब इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन चोरी में इन्वॉल्व है, इस मुल्क के लिए जुर्म किया उन्होंने। फिर उन्होंने इनको हुक्म भेजा कि इन लोगों को वोट दे दें आप, और इन्होंने एक बंदा नहीं बोला, सारों ने वोट दे दिया, सारे गए जाके वोट दे के आ गए। और अगले दिन फिर शुरू हो जाते हैं जी, कुछ लोग फोन करते हैं। सो मेरा ख्याल है कुछ लोग आप ठीक हो जाएं, कुछ मतलब इस मुल्क की सियासत में कुछ सच्चाई को रहने दें। लेकिन ये जो बुनियादी सवाल था वो बिल्कुल अपनी जगह एक इंटैक्ट है, और यकीनन ये अवाम भी पूछेंगे कि आप लोग इतना देर आपने ताखीर क्यों की जामिन के खिलाफ कोर्ट जाने में, चाराजोई करने में। मैं लौटती हूं, फिर आप इसका जवाब फरमाइएगा। जी बैरिस्टर साहब, डिसीव हो सकते हैं हुकूमत के लोग, और ये भी जमशेद साहब अकेले नहीं है, हुकूमत के मुतअद्दिद लोग अब ये कहते हैं कि उस वक्त धोखा हुआ है, डिसेप्शन हुआ है उनको। एक तो मोरालिटी का वो दर्ज दे, ये उसको हक हासिल है कि खुद वो इस पर अमल करता हो, या ये हुकूमत और इनके सारे लोग उस वक्त झूठ बोलते थे या ये आज झूठ बोलते हैं। हमें भी मैंने कहा है, मैंने आपको ये कहा है सर मैंने आपको ये कहा है, मैंने आपको कहा मोरालिटी का दर्ज वो दे जो झूठ ना बोले। कि अगर मैंने नहीं कहा, मैंने आपको ये कहा है किया है। मियाँ साहब को आपके डॉक्टरों ने, पंजाब में हुकूमत थी आपकी वजीर साहिबा रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, वो हमें अपने दिल पे हाथ रख के आपने दिल पे हाथ रख के आप कह दें वो बीमार हैं, अपने दिल पे हाथ रख के कह दें बीमार हैं। मैं लौटती हूँ आपकी तरफ, टर्न बाय टर्न बात करें ताकि आप सबकी आवाज आए। जी बैरिस्टर साहब, जहां से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने डॉक्टर फैसल जो थे उनके जरिए कहा कि आगा खान में इनकी रिपोर्टें भेजा, नहीं आगा खान में नहीं, शौकत खाना में रिपोर्टें भेजें।
वो रिपोर्टों का रिजल्ट आया, इमरान खान ने कहा कि बहुत खौफनाक है उनकी सूरत हाल, उन्हें बाहर जाना चाहिए। क्या इमरान खान उस वक्त झूठ बोल रहे थे? फिर कैबिनेट की मीटिंग हुई, सारे वजीर बैठे गए, यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुलाया, अटॉर्नी जनरल पेश हुए, उन्होंने कहा जी कि कैबिनेट की ये डिसीजन है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें वहां लंदन में जाना चाहिए और हमने डॉक्टरों से इलाज करना चाहिए। आपने अगर इतनी जरूरत थी, इतनी मॉरलिटी थी, इतनी सच्चाई थी, तो उस वक्त खड़े होते ना। हमने तो नहीं कहा, हमने तो कोई रिक्वेस्ट आपको जाके नहीं भेजी, कोई कैबिनेट को हमने लिख के नहीं कहा, मुस्लिम लीग का किसी आदमी ने कैबिनेट को जाके नहीं कहा, इमरान खान को रिक्वेस्ट नहीं की कि हमें इनको बाहर ले जाना चाहिए। ये फैसला सारा आपका है। और जब इमरान खान साहब इस कौम को कहते थे कि मैं अगर IMF के पास गया तो मैं खुदकशी कर लूं, उन्होंने खुदकशी नहीं की और 10 दफा हम IMF के पास गए। आपको मॉरलिटी याद नहीं आई, आपको अखलाकी इक़दार नहीं याद आई? जब इमरान खान कहा करते थे कि अगर इस मुल्क के अंदर करप्शन हो रही हो तो हुक्मरान चोर होते हैं, जब महंगाई हो रही हो, आज सबसे ज्यादा महंगाई हो रही है, कौन चोरियां कर रहा है? खान साहब लोगों को ये बताते थे कि आप शुक्राने के नवल पढ़े। सही बैरिस्टर साहब, ये तो थोड़ा सा जाहिर डिविएट कर रहे हैं। तो ये दर्स देना बड़ा आसान काम होता है जमातों का। आपकी जमात के अंदर से मैंने कभी ऐसी बात की नहीं है टीवी पे आकर, मुझे सच्ची बात है कभी अपना अच्छा भी नहीं लगा। मुझे ये चीमा साहब का मुझे पता होता तो मुझे अगर इनके ऐसी बातें तो मैं शायद आज बैठता भी ना, क्योंकि हम तो इश्यू के ऊपर बात करने वाले लोग हैं। लेकिन ये हमें मेहरबानी करके दर्श न दें। मैं चीजें आपकी सारी यहाँ सामने रख सकता हूँ कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म साहब ये बातें सही है। हम थोड़ा सा आपने पास्ट की इनके तमाम वो बयानात बताए हैं कि जब ये हुकूमत कहते रहे हैं, यही मेरा इसीलिए जमशेद साहब से सवाल था जिसपे उन्होंने कहा कि डिसेप्शन हुआ है। अच्छा बैरिस्टर साहब, लेकिन ये बड़ा मायने खेज सवाल है कि अयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट से फिर पार्टी ने अपने आप को डिस्टेंस किया। मेरा भी आपसे जो उसूली और बुनियादी सवाल था वो यही था कि कोई अनकरीब कोई वापसी मुतवक्के है जनाब नवाज शरीफ की? देखिए यार, सादिक साहब मैं हूं या कोई भी अपनी जाती राय दे सकता है। जमात में तो लोग अपनी जाती राय भी देते हैं, लोगों की ख्वाहिश भी हो सकती है, डिस्कशन में भी बहुत सारे लोग ये बात कह सकते हैं कि मियां साहब को हम जाने जाए लाने जाए, लेकिन पार्टी की अक्सरियत का फैसला यही है कि वो अपना पूरा इलाज करवाएंगे। मैंने पूरी डिटेल ये बात बताई और मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना कि मैंने जो बातें बताई हैं ये रिपोर्टें सामने आई हुई हैं। आज भी कोई बंदा यहाँ से बाहर ना गया हो तो लंदन में आज भी जो बेशुमार वहाँ प्रोसीजर थे, जो लोगों के 3-3 साल की डेटें थी, वो कोरोना की वजह से मोना साहब आप जानती हैं उन्होंने रोकी हुई हैं कि वो पहले इमरजेंसी जरूर ट्रीट कर रहे हैं, बाकी उन्होंने कहा कि रूटीन के ऑपरेशन देखेंगे, वो अपना पूरा इलाज करवाएंगे, इलाज करवा कर वापस आएंगे। अब चीमा साहब से पूछने का एक बात, चीमा साहब इस इलेक्शन से बाहर हो गए और इनका जो नॉमिनी था वो भी बाहर हो गया। मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये जानबूझ के भाग गए, मैंने तो कहा कि जी ये इनका अपना तरीका था, हमें तो नहीं पता ना कि वोट ये इन्होंने गलत तरीके से रजिस्टर किया। तो मेहरबानी करके दूसरे को इल्जाम देते हुए, दूसरे पे बात करते हुए, जरा मेहरबानी करके अब सही हो गया। बैरिस्टर साहब आपने भी यही कहा है कि अयाज सादिक साहब का वो इनफरादी व्यू था, लेकिन जी जमशेद साहब उन्होंने राय दी है, ये कोई दे सकता है, मैं भी दे सकता हूँ, ठीक हो गया। हाँ पूरा इलाज करवा के वो सही जमशेद साहब ये बात है। खैर हम तमाम अपने व्यू पॉइंट्स की हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और ये हमारा हक भी है कि हम अपने इनफरादी व्यू पॉइंट्स बिल्कुल खुलकर बात करें, बेशक हमें इख्तिलाफ हो अगले की बात से। लेकिन जमशेद साहब ये बताइएगा, लाहौर हाई कोर्ट ने भी आपको कहा था कि आप क्या सेहत की गारंटी दे सकते हैं मियां साहब की अगर वो रुकते हैं यहाँ पर? ये अब ऑर्डर में ये तमाम चीजें लिखी हुई थी। फिर ये जो बुनियादी सवाल है इसका भी जवाब आप फरमाइए कि पहले क्यों नहीं आप अदालत गए? ये जो चाराजोई थी कानूनी, ये पहले क्यों नहीं हुई? देखें बेसिकली जो मियां नवाज शरीफ साहब का, पहली बात तो ये कि हम लोग वाकई डिसीव हो गए। हो सकता है कि जो अब्बासी साहब बात कर रहे हैं कि हमारी सफ़ों में कोई ऐसा बंदा हो डिसीव ना हुआ हो। मियां साहब ने जिसे कहते हैं मुट्ठा मारना, सराइकी में कहते हैं मुट्ठा मारना का मतलब होता है कि थोक का सौदा कर लेना। मियां साहब ने मिन हैसल कौम, इस कौम को, अपने वोटर को, गवर्नमेंट को, सिविल सोसाइटी को, मेडिकल को, सारों को चीट करने में कामयाब हुए वो, ठीक है। उन्होंने वाकई उनकी रिपोर्टें जो हैं उन रिपोर्टों को उन दिनों जिन दिनों मियां साहब आप कह लें कि सर्विसेज अस्पताल में थे, तो सर्विसेज अस्पताल के कुछ लोग ऐसे जो एट द हेल्प ऑफ अफेयर्स थे, वो मेरे अजीज़ या दोस्त हैं, ठीक है। मैंने उन्हें पूछा कि यार एक्चुअल मुझे बताओ, तो उन्होंने कहा सर वाकई उनके रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो कैसे उन्होंने किया वो मतलब मैं केमिस्ट हूँ बाई प्रोफेशन, मतलब साइंटिस्ट हूँ मैं, तो मुझे तो पता है, लेकिन उसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं है कैसे ये मैनेज, ब्लड सैंपल कैसे मैनेज किया, या आप कह लें कि उसमें कौन कौन सा केमिकल डालें तो प्लेटलेट्स नीचे आ जाते हैं, वो उन्होंने मैनेज किया। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें ये सिंपल इन्हें कहना ये चाहिए था कि जी वो
उनकी अपनी राय है, अयाज सादिक साहब की अपनी राय है, बाकी मियाँ साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उन्होंने ऐसे बना के पेश किया। देखें दूसरी देखें अब्बासी साहब, मुझे बड़ा अफसोस हुआ फ्रैंकली, आपने पिछली मीटिंग में पिछले भी प्रोग्राम में इसी तरह कह दिया कि मुझे पता होता चीमा साहब ने हैं भाई, क्या मतलब आप इतने मुकद्दस इतने महान, छोड़े इस बात को, इस तरह ना बात किया करें। मुनासिब नहीं, मैं भी करूँगा तो अच्छा नहीं लगता बंदा। हम आपको एक सेकंड ये जरा बात जरा ये ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी, काफी इंपॉर्टेंट बात है जी। आप क्या कह रहे हैं बैरिस्टर साहब? आपको बैरिस्टर ये आपको उतार उतरे हुए हैं तो हमको जमीन पर बैठे हुए हैं, आसमान से आप भी नहीं आए। मुनासिब नहीं है। एक मिनट बैरिस्टर साहब, मुनासिब नहीं है। जमशेद साहब जरा एक सेकंड रुकिएगा, ये जरूरी नुक्ता है, ये जरा आ जाए। किसकी बात कर रहे हैं बैरिस्टर अब्बासी जी? बैरिस्टर अब्बासी आप बताइए किसको कहा था? देखें जी, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। मुझे जब पैनल का बताया गया तो मुझे ये बताया था कि आज बैरिस्टर सैफ साहब ने आपके साथ ये जब को प्रोग्राम शुरू होने वाला था। अच्छा राइट, ठीक है, वो आप एक अलहदा बात करें, राइट ठीक है जी। 4 मिनट पहले मुझे अच्छा मोना इसमें देता हूं किसी को, मोना इसमें आइंदा मैं और अब्बासी साहब एक मिनट कुछ और बात कर रहे हैं, ठीक है ओके जी। अच्छा मोना मैं और अब्बासी साहब आइंदा इकट्ठे नहीं बैठेंगे, ठीक है? ये तय हो गया, ये तय हो गया कि हम आज प्रोग्राम आज हम कल कंक्लूड करें, आइंदा हम इकट्ठे नहीं बैठेंगे, ठीक है? इतने सेंसिटिव है, हम इतने सेंसिटिव बंदे के साथ नहीं बैठते, वो माशाल्लाह कि इतनी दिलेरी से बंदा बात करे और इतना सेंसिटिव भी हो, हम बिल्कुल इकट्ठे नहीं बैठेंगे, आइंदा बात करेंगे। सही है, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग बिल्कुल अपनी बात आप कंटिन्यू करें जी। हाँ फिलहाल हम अपनी बात करें। आपका सवाल ये है कि आप कह रहे हैं हमें पता क्यों नहीं चला। देखें मैं समझता हूँ कि उन्होंने ग्रासली मैनेज किया है, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि जिस तरह मतलब ये सवाल अदालत का कभी बनता ही नहीं है कि जी वो आप इनकी सेहत की ज़मानत देते हैं। भाई अगर एक बंदा अपने 17,000 कनाल के घर में बैठा हो, वहाँ उसको ज़िंदगी मौत में कोई मसला हो जाए, क्या हम उसके ज़िम्मेदार हैं? और दूसरी बात ये कि इसमें एक इशू और भी था कि भुट्टो साहब की जो फांसी थी, भुट्टो साहब की फांसी की आज भी इस कौम में बिटरनेस पाई जाती है, जमहूरियत में बिटरनेस है, उससे जमहूरियत कमज़ोर हुई हमारे मुल्क में। सो मियाँ साहब के साथ एक वाक़या पहले हुआ कि वो एग्ज़ाइल पे गए। हम इस तरह की किसी चीज़ में बीइंग मतलब इमरान खान रिवेंजफुल रवैये के मालिक नहीं हैं। वो मतलब आप कह लें कि उनकी जो भी गुस्सा हो, नाराज़गी हो, वो बड़ी सिचुएशनल होती है या अनमेरिट होती है। हम इस तरह के रवैये को जमहूरी रवैयों में हम जैसे कहते हैं, जिस तरह इन्होंने बैरिस्टर अपना सैफुर रहमान के थ्रू या बाकी लोगों के थ्रू बेनज़ीर के साथ उनकी किरदार कुशी की, जिस तरह बाकी लोगों की जिस तरह इमरान खान के करने की कोशिश की, वो हम इस तरह के कामों में इन्वॉल्व नहीं है। हमने उस बिटरनेस से बचने के लिए मार्जिन भी दिया कि अगर शक भी था तो हमने उनको बाहर जाने दिया। दूसरा, अदालत ने जिस तरह के सवाल किए, मैं समझता हूँ वो सवाल उनका बनता नहीं था, अदालत का इस तरह सवाल नहीं बनता था। और अगर कर लिया तो हमने अदालत की भी रिस्पेक्ट कर दी कि भाई ठीक है, हम उस पे उसके खिलाफ नहीं गए, हमने उनका नाम निकाला। आपने बड़ी दिलचस्प बात की है जमशेद साहब, हमने अगर आपको मार्जिन दिया तो आप मैनेज किया था शायद सैंपल्स को, ये आपने खासी दिलचस्प बात की है जी। इसमें EDTA होता है, एक केमिकल होता है EDTA। EDTA की आपने मिकदार डालनी है। अगर आप उस सैंपल में, आप उस राड में या जो बार होती है उसमें कुछ केमिकल पहले डाल दें ब्लड डालने से, उसके बाद ऊपर से डालें, रीडिंग गलत आ जाती है, ठीक है? अच्छा, तो ये जमशेद साहब कोई हुकूमत को इंक्वायरी नहीं खोलनी चाहिए इस बात पे कि ये कैसे तमाम तर चीजें हुकूमत की मैनेजमेंट के तहत हो गई? मुझसे पूछे तो बिल्कुल यस, मुझसे पूछे तो बिल्कुल यस। मैं बिल्कुल हुकूमत को इस मामले में मैं देखें मैंने पहले इंडायरेक्टली कहा है, मैंने कहा है कि ये मियाँ साहब ने बड़ा बिग वे में मैनेज किया है। हो सकता है हमारी सफ़ों में बैठा हुआ कोई बंदा मैनेज हुआ हो, लेकिन हमने आपको मार्जिन भी साथ दिया। एक अदालत का फैसला था, फिर हमने मार्जिन भी दिया, और हम यहाँ बिटरनेस क्रिएट नहीं करना चाहते थे। अगर मैं बिटरनेस क्रिएट नहीं करना चाहता, मैं कोई हमदर्दी दिखा देता हूँ या मैं मार्जिन देता हूँ, तो आप मुझे बेवकूफ़ ना कहें प्लीज़, बड़ी मेहरबानी जी। बैरिस्टर साहब, ये जो बात एक आध हुई है, लेकिन ये कि ये जो 9 रुकनी अब बोर्ड बना है, आपकी क्या तवक्कुआत हैं कि ये फेयरली इस पूरे मेडिकल रिपोर्ट को देखेंगे? क्योंकि अभी आपने सुना है ये मेडिकली इसको मैनेज किया जा सकता है, और अगर कोई ऐसी इंक्वायरी खोली जाए कि उस वक्त फिर ये जब हुकूमत अगर कह रहे हैं कि उन्होंने मैनेज किया, केमिकली मैनेज हुआ, तो क्या आप इसको एंडोर्स करेंगे इस तरह की किसी भी इंक्वायरी को अगर खुलती है? तो देखिए कितनी माने खेज बात है, ये कितनी हंसने वाली बात है कि उस वक्त चीफ मिनिस्टर बुजदार थे पंजाब के, इस मुल्क का वजीर आजम इमरान खान साहब थे। ये मिनिस्टर जो उनकी हेल्थ की थी वो यास्मीन साहिबा जो आज भी थी। ना मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, ना मुस्लिम लीग का कोई वहां करना था, ना सेंटर में उनकी हुकूमत थी। जेल में से मियां नवाज शरीफ साहब को ये लेके गए। पूरे पाकिस्तान के लोग अगर मैनेज हो गए थे, पूरी इनकी जमात ने को हमने मैनेज कर लिया था, तो फिर तो इनके लिए बहुत तो वही मैं कह रही हूँ, वो अपने ऊपर खोलेंगे ना इंक्वायरी के ये हुकूमत में बैठकर ये कैसे चीजें मैनेज हुई हैं। इसी पे आ रहा हूँ कि आज
ये तो फिर झूठ ही ना बोला होगा ना। अगर मैनेज हुए तो इनके लोग मैनेज होंगे, अगर मैनेजर हुए तो इनके मिनिस्टर मैनेज होंगी, या उस हॉस्पिटल का अमला मैनेज हुआ होगा, या प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई थी वो रिपोर्ट लेके गए इनके अपने हॉस्पिटल में शौकत खानम में, तो ये मैनेज हुए। अगर हमने कैबिनेट भी मैनेज कर ली, अगर हमने प्राइम मिनिस्टर को भी मैनेज कर लिया, अगर हमने चीफ मिनिस्टर को भी मैनेज कर लिया, अगर हमने इनके मिनिस्टर भी मैनेज कर लिए, फिर क्या इनको आज हक है हुकूमत करने का? फिर तो इन्हें कौम से माफी इनको मांगनी चाहिए। ये माफी मांगे कौम से कि हमने गुनाह वो किया तो है। हाँ, वैसे बैरिस्टर साहब वो बात तो ये हो रही है कि कोई निचले लेवल पर अगर मैनेज हुआ है, जिसने मैनिपुलेट किया है वो सैंपल। अगर ये मोना साहिबा मैं ये बात मान भी लूं तो हुकूमत ही इंक्वायरी कर सकती है। यही मेरा अर्ज है, उन्हीं को मैं कह रही हूँ कि वो कर लें। ये मेहरबानी कर मुझसे क्यों पूछते हैं? ये इंक्वायरी करें, क्यों नहीं करते? इनके पास सच्चाई है तो ये हमसे पूछने की जरूरत है, बाकी काम ये हमसे पूछ के कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो बोर्ड बना है इसके बारे में बता दें जावेद साहब, मुख्तसरन एक जुमला कि ये बोर्ड से आपको क्या तवक्को है? 4 रोज में इसने अपनी रिपोर्ट फाइंडिंग्स देनी है आगे। देखें, बात ये है कि ये वेरी अर्ली है कि मैं इस पर कोई रिस्पॉन्स करूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये बोर्ड क्यों बना, उसका एक बैकग्राउंड था। यहाँ से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तशरीफ लेके गए, इनके तब जब कोई इश्यू नहीं होता कोई नया इश्यू खोलने के लिए कि मियाँ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे, उनका वापस लाने चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ ने साहब ने गारंटी दी। अभी ये चीमा साहब कह रहे थे कि अदालत ने हमसे पूछा, तो जरूरत होनी चाहिए थी अदालत के पास जाते और अदालत से आज सवाल टीवी पे करने के बजाय अदालत में सवाल करते कि सही हो गया, ठीक है। हम नहीं आपका ये जो सवाल का जवाब दे सकते। जमशेद साहब से ब्रीफली इसका मैं पॉइंट मांग लूं, फिर उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगी ये सेगमेंट। जी जमशेद साहब आप बताइएगा, अब ये तमाम तर बोर्ड वगैरह और ये एक अब ऑपोजिशन की सफों में ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है कि ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है दरअसल हुकूमत की, असल में होना कुछ नहीं। देखें, पहली बात तो ये कि मियाँ साहब, देखें मियाँ साहब यहाँ से पैसे लेके गए हैं। जितने ये जो आप आज आपको पता है कि ये जो टॉप 2 या 3 मुल्क हैं उनमें एक आयरलैंड है। आयरलैंड में होता क्या है? आयरलैंड आप कह लें हिस्सा है यूके का। ये जन्नत है मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की। अपने अपने मुल्कों से चोरी करके जो पैसे लेके जाते हैं वो उनको सेव करते हैं। ये सेफ हेवन्स हैं चोरों की। हम आप कह लें कि सारे कवानीन हों, आज तक हम अल्ताफ़ हुसैन को वापस नहीं ला सके उसी मुल्क से। उसने यहाँ हज़ारों कत्ल किए। मियाँ साहब को भी लाना इतना आसान नहीं है। मियाँ साहब जिस तरह मैनेज करके गए हैं और जितनी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उनकी उस मुल्क में, जितने उनके आप कह लें कि जो कुछ उन्होंने ऑफ़र किया हुआ है उनको लाना इतना आसान नहीं है। इन्होंने मैनेज करने की बैरिस्टर अब्बासी ने बात की, बैरिस्टर अब्बासी साहब ने जो बात की है, मैनेज तो सर लैब हुई है। लैब का रिजल्ट अगर आ जाए, लैब उसी लैब में बार बार एक ही रिजल्ट, यकसा रिजल्ट आए या मिलता जुलता रिजल्ट आए, तो वो डॉक्टर फैसल हो या कोई और हो, उसने वो ये काफी एक दिलचस्प आपने बात की है और कैबिनेट हो वो मैं सर एक मिनट बात सुने, बस इसे बात सुने। अच्छा, सो मैं कहता हूं कि मुझे यू कैन से कि वो आवाम को उस पर दिलचस्पी नहीं होगी या थोड़ा सा बात स्कीफ हो जाएगी, लेकिन मुझे पता है कि वो केमिकल कौन सा है, ये कैसे हो सकता है। इट्स क्वाइट मैनेजेबल। वो हुआ है तो बाकी हमने बिटनेस खत्म किया है। हमने नया काम नहीं किया कि मियाँ साहब को रखने वहां अना का मसला बना लें और खुदा न खास्ता बात सच्ची होने का इम्कान भी हो तो मियाँ साहब की जात को कुछ हो जाए वो एक इशू बन जाता है। गुफ्तगू, लेकिन मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। थैंक यू टू बोथ द जेंटल जमशेद इकबाल चीमा और बैरिस्टर जावेद अब्बासी। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमारे साथ थे। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट में वापस आते हैं। स्टे विद अस। ₹10 लाख जीतना चाहते हैं ना, तो फिर शॉपिंग करें सिर्फ FBR POS रजिस्टर्ड रिटेलर से, क्योंकि FBR लाया है आपका जमाशुदा टैक्स। कौमी खजाने में फौरन जमा कराने वाले रिटेलर से शॉपिंग करने पर शानदार इनामी स्कीम, वेरीफाई एंड विन। तो फिर आप भी कौमी फरीजा निभाएं और इनामात भी पाएं। खरीदारी करते हुए हमेशा पक्की रसीद मांगे और उस पर प्रिंटेड FBR इनवॉइस नंबर या QR कोड को टैक्स आसान मोबाइल ऐप के जरिए वेरीफाई करें या INV स्पेस FBR इनवॉइस नंबर टाइप करके 9966 पर SMS करें और कंप्यूटराइज्ड कुरानदाजी में शामिल होके जीतें करोड़ों रुपए के हजारों इनामात हर महीने। पक्की रसीद है ना? जी हाँ, वेरीफाई कर ले। पक्की रसीद मांगो, तस्दीक करो, इनाम जीतो। रजिस्टर्ड रिटेलर्स की फहरिस्त FBR की वेबसाइट और टैक्स आसान मोबाइल ऐप पर दस्तयाब है। FBR। शादी के वक्त तो यूं लगता था कि मैं जिम्मेदारियों के बोझ तले ही दब जाऊंगा, लेकिन मैंने और मेरी बीवी ने बाहमी मुशावरत से
अपनी छोटी सी फैमिली की बुनियाद मुनासिब वक्फे, माँ और बच्चे की सेहत पे रखी, इसलिए मेरी लाइफ तो सेट है। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। क्या टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन सिर्फ तल्ख कलामी, इल्ज़ाम तराशी को तरजीह देते हैं या तवाज़ुन और ठहराव में भी कुछ दिलचस्पी रखते हैं? पता चलेगा। क्या जमहूरी कदरें हर घराने में जड़ पकड़ती हैं या मुंतखब इदारे और आज़ादी इजहार से जन्म लेती हैं? सवाल उठाएंगे, मुकालमा होगा, गुफ्तगू होगी, शोर नहीं, हंगामा नहीं, ब्लेम गेम नहीं, बातचीत जिम्मेदारी के साथ। देखिए जावेद जब्बार और हुमा बकाई के साथ मुकालमा हर हफ्ता और इतवार रात 10:05 सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। वेलकम बैक नाजरीन। अगले सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं और नए सिंध के जो बल्दियाती एक्ट है या लोकल गवर्नमेंट का जो एक्ट है उसके खिलाफ आज सबसे बड़ा मुजाहरा जॉइंट अपोजिशन की तरफ से नजर आ रहा है, जिनमें से जो सर फहरिस्त जो जमातें हैं वो MQM है, PTI है और GDA है। नाजरीन, अब इसमें ये जो मामला है ये आज शुरू नहीं हुआ, ये काफ़ी दिन से एक जो टसल थी ये जारी थी। और जब ये गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल को ये तमाम एक्ट भिजवाया गया था इसको साइन करने के लिए, इसको इंडोर्स करने के लिए, तो इन तमाम एक्ट्स पर और इन तमाम कवानीन पर उन्होंने 2 मरतबा दस्तखत नहीं किए और रिटर्न किया कि इसके ऊपर दोबारा सोचा जाए, सोच विचार करके इसको दोबारा देखा जाए। लेकिन नाजरीन, अब ये हुकूमत सिंध भी अब इस हवाले से वो भी परसिस्टेंट थे कि यही एक्ट उन्होंने दरअसल नाफिज करना है। और अब इसके बाद ये जो धरना है जो कि फाउंटेन चौक पर कराची में दिया जा रहा है एज वी स्पीक, उसमें उसका ये मतन है कि जब तक इस पूरे एक्ट की, इस पूरे कानून को वापस नहीं कर लिया जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा। नाजरीन, मामला अब कहाँ जाएगा ये दरअसल अब देखने वाली बात है, क्योंकि अपोजिशन जमातें हों या हुकूमत सिंध हो, तमाम तर जो इसमें नैरेटिव्स हैं या मौक़िफ़ हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, कोई भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। लफ्ज़ी जंग भी जारी है इस वक्त वफाकी वज़ीर जनाब अली जैदी और सिंध के जो सूबाई वज़ीर हैं जनाब सईद गनी, उन दोनों के दरमियान, और बिल्कुल एक तबादला हो रहा है, मीडिया वॉर्स हो रही हैं, ये तमाम तर सिलसिला जारी है। लेकिन ये अब कहाँ जाकर रुकेगा ये दरअसल अब एक्चुअल सवाल है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस और प्रोटेस्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है इसका दायरा कार भी बढ़ाने की तरफ अब गौर किया जा रहा है, घोटकी तक मार्च भी हो सकता है। तमाम तर नाजरीन, मामले पर बात करने के लिए जनाब अरसलान के साथ मौजूद हैं, मेंबर सूबाई असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कराची स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अरसलान ताज साहब। और नाजरीन, जनाब इस्माइल राहू मुझे बजरिया फ़ोन कॉल ज्वाइन कर रहे हैं, सूबाई वजीर हैं आप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका है जनाब इस्माइल राहू। और इस्माइल साहब, आप ही से बात का आगाज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि आप ज़रा हमें एक्सप्लेन करें कि ये जो एक्ट है, ये तमाम तर जो कानून साजी है, क्यों इस पे तमाम अपोजिशन, चले कोई एक जमात होती तो शायद समझ आता, तमाम अपोजिशन आपके असेंबली की ये कह रहे हैं कि आपने उनको कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और ये तमाम तर इख्तियारात आपने जो बल्दियाती हुकूमत के हैं वो एक मरतबा फिर आपने अपने पास रखे हैं, तो ऐसा क्यों किया आपने? देखें, सबसे पहले तो ये जब असेंबली में एक्ट पास हुआ था शुरू में,
कैबिनेट से पास हुआ, फिर असेंबली में पास हुआ। उस वक्त भी अपोजिशन ने कोई तरामीम नहीं ले आए और न ही कोई बात की, नहीं अगर ना तरामीम जो पेश की थी अव्वल तो उन्होंने दी नहीं अमेंडमेंट्स, अगर अमेंडमेंट्स कोई दी तो उनमें ना उन्होंने वो प्रेस की ना उन पर बात की। उसके बावजूद फिर हमने इनके एतराज़ात क्या थे, हालांकि वो एतराज़ात सबसे पहले इन्होंने 2-3 एतराज़ात जो बड़े थे इनके हमने वो इनकारपोरेट किए जब हम दूसरी मरतबा बिल को ले आए। पहला इनका एतराज़ था कि जी ये जो खुफिया वोटिंग है ये लोकल बल्दियाती में ये आप खत्म करें, चेयरमैन मेयर जो उनके इंतखाबात में वो खुफिया वोट जो होना नहीं चाहिए। हालांकि आपको पता है कि तमाम जो इंतखाबात होते हैं उसमें वोटिंग खुफिया ही होती है, सवाए प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के। बाकी कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल में आईन पाकिस्तान में उनके अलावा जहाँ शो ऑफ हैंड्स होता है या डिवीजन होती है, बाकी सब जो होती है वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, और यहाँ जो आज तक जितने भी बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं जो जिसमें ये खुद मेंबर रहे हैं, पहले नाज़िम भी रहे हैं ये, तो वहाँ खुफिया होती थी। लेकिन 13 में पीपल्स पार्टी ले आई थी शो ऑफ हैंड्स के जरिए, जो हमने इस मरतबा खत्म किया। हमने फिर सीक्रेट किया, जो इन्होंने एतराज किया तो हमने वो एतराज खत्म कर दिया, सीक्रेट रखा चेयरमैन और मेयर के इंतखाब को। दूसरा इनका एतराज था कि जी आप एनी जो है पर्सन यानी जो उस हाउस का मेंबर नहीं होगा, जी। बाहर भी कोई उस काउंसिल का अगर वोटर होगा तो वो चेयरमैन या मेयर हो सकता है, वो न करें, जो मेंबर हो वही हो। हमने वो भी इनकॉर्पोरेट किया। फिर दूसरी बात यह है कि हम जब दूसरी मरतबा ले आए तो ये एक एक्ट है, बिल आप असेंबली में आएंगे ना, बात करेंगे ना। जब असेंबली में अव्वल तो उन्होंने कोई अमेंडमेंट दी नहीं थी, ये तमाम पार्टियां जो ये बात करें सब असेंबली में मौजूद है, उनके मेंबर अराकीन असेंबली के में हैं। लेकिन इस्माइल साहब वो तो ये कहते हैं आपने तो स्टैंडिंग कमेटी तक नहीं भेजा है ये तमाम तर कानून। मेरी बात है, जब आया असेंबली में मौजूद थे ना, जब अमेंडमेंट्स थी, जब बात आती है कानून साजी पे, जब बात आती है कोई बात करने की, जब अमेंडमेंट लाने की, तो ये वहां अमेंडमेंट नहीं ले आते, ये धावा बोलते हैं। ये धावा बोलते हैं हुकूमती बेंचों पे, ये धावा बोलते हैं चीफ मिनिस्टर पे, ये धावा बोलते हैं जो ट्रेरी बेंच हैं वहां धावा बोलते हैं। भाई आप अमेंडमेंट लें, जब आपने कोई एक अमेंडमेंट पेश की हो जो रेज की हो वहां जिसपे बात की हो आपने, और हमने उस का काउंटर न किया हो, जवाब ना दिया हो, हाँ अमेंडमेंट पास होती है नहीं पास होती है ये काम है हाउस का, लेकिन आप अमेंडमेंट तो ले आए ना। सही ठीक हो गया। पीटीआई उसमें एमक्यूएम मौजूद है, उसमें सब जमायतें ये मौजूद हैं। मैं जरा पूछती हूँ ये इस्माइल साहब अरसलान ताज साहब से, फिर आपकी तरफ वापस आती हूँ, आप फिर इसका जवाब फरमाइएगा। आप सुनिए कि अरसलान साहब का क्या इस पे व्यू पॉइंट है। जी अरसलान ताज साहब, अमेंडमेंट्स ले आए, अगर नहीं भी गई हैं स्टैंडिंग कमेटीज के पास तो वो तो कह रहे हैं कि आपकी तमाम तर अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट की हैं, तो ये एक जो एक्सट्रीम मेजर है उसकी तरफ क्यों जाया जा रहा है जॉइंट ऑपोजिशन की तरफ? और ये बात अब आपको पता है सिंध हुकूमत कह रहे हैं कि दरअसल तो ये कोई डाइवर्जन टैक्टिक है, आप असल इशूज से तवज्जो हटाना चाहते हैं, इस वजह से ये तमाम तर मामला हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मोना, आपने इस मौजू पे मुझे मदऊ किया। देखिए सबसे पहले तो इस्माइल राव साहब जो हैं वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। मैंने खुद दोनों दफ़ा जो है वो अमेंडमेंट जिस वक्त ये कानून लाया गया उसमें दोनों दफ़ा मैंने खुद जो है वो जमा कराई, और ये देखें कि किस तरह कानून आया था। कानून का जो अभी जो आया है तरमीमी बिल जिसकी बात हो रही है, जब तरमीमी बिल आया तो उसमें रात तक भी हमें पता नहीं था कि कानून क्या है। हम जब सुबह आए तो मैं खुद गया डिप्टी स्पीकर साहिबा के चैम्बर में, मेरे साथ दीगर अरकान थे और इनके कुछ मिनिस्टर्स वहाँ मौजूद थे। हमने उनको कहा कि हमें जो कानून आप आज पास कराना चाह रहे हैं उसकी कॉपी तो दें। उस वक्त तक स्पीकर साहिबा के चैम्बर के अंदर तक हमें कॉपी मौसूल नहीं हुई। जिस वक्त हम असेंबली के अंदर हॉल में जाके बैठे, इजलास शुरू हुआ, कोई कॉपी नहीं मिली। उसके बाद जब इजलास शुरू हो गया उसके 20 मिनट बाद जाके कॉपी हमें मिली और हमने कहा कि जी इस वक्त कॉपी हमें मिली है, हमारी दरख्वास्त है कि आप कुछ टाइम दें, हमें इसके ऊपर देखने का टाइम दें, उसके बाद हम जाके जो है इसके ऊपर आपसे कुछ बात करेंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हुआ ये कि ना इन्होंने हमारी कोई बात सुनी, ना इन्होंने इसके ऊपर कोई मुशावरत की, और एक ऐसा गैर जमहूरी रवैया अख्तियार किया कि वहाँ पे मिनिस्टर साहब खड़े हुए और उन्होंने मोशन जो मूव होती है कानून पास करने के लिए मोशन पास किया और उन्होंने कानून पास करा लिया धड़ल्ले से।
सूबाई असम्बली सिंध के जो रूल्स एंड प्रोसीजर नंबर 99 है, वो ये कहता है कि जब भी कोई कानून आएगा वो 15 दिन के लिए उसका टाइम पीरियड दिया जाता है, उसके बाद वो स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, उसके बाद वो उसके अंदर कंसिडरेशंस होती हैं, फिर वो वापस आता है, असेंबली में उसकी वोटिंग होती है, वोटिंग होने के बाद अगर पास हो जाता है तो गवर्नर के पास जाता है। ये पूरा प्रोसेस है। लेकिन ये जो मेरे भाई बात कर रहे हैं इस्माइल राहुल साहब कि हमने अमेंडमेंट नहीं दी, मैं तो बता रहा हूँ मैंने दी, लेकिन चले अमेंडमेंट नहीं दी, हमने तो 2 साल पहले पूरा नया कानून सिंध असेंबली में जमा कराया हुआ है। लेकिन आपको जो अक्सर और बेशतर जो आपको पहला जो बिल था, पहला जो ड्राफ्ट था, उसमें जो आपको ऑब्जेक्शन थी अरसलान साहब, ये बताइएगा। अभी इस्माइल साहब ने कहा है उन्होंने तो दूर कर दिया आपके तहफ्फुज़ात, 2 उन्होंने चीजें आपके कहने पर उन्होंने अमेंड की, तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? क्योंकि हमने शुरू में सुना जरूर था कि आपने कहा था सिर्फ एमपी जो है वो एलिजिबल होना चाहिए। जी देखें, पहले तो मैं दुरुस्त करना चाह रहा था कि इस्माइल राव साहब ने कहा कि हमने कोई अमेंडमेंट मूव नहीं की, तो मैं उसको पहले दुरुस्त करना चाह रहा हूं कि हमने अमेंडमेंट मूव की। उससे पहले हमने एक प्राइवेट बिल के तौर पे पूरा मुसव्विदा जमा कराया 2019 में, उसके बाद जो है एमकेएम ने भी जमा कराया। चले, हम तो आपको लगता है कि गलत बयानी कर रही हैं, जो बाकी पार्टीज जो इस वक्त असेंबली में नहीं है वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं, वो कौन से पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं? पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक सूबा ऐसा है जहां पे बल्दियाती कानून के ऊपर एहतजाज हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, लोग उसके ऊपर बरमला इजहार कर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या है? पंजाब में क्यों नहीं हो रहा? केपी के में क्यों नहीं हो रहा? केपी के में आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, दीगर पार्टी भी इलेक्शन लड़ रही है, इलेक्शन जीते हारे जो भी है, लेकिन वहां पे कोई एहतजाज तो नहीं हो रहे। वहां पे ये तो नहीं कहा जा रहा कि जी काला कानून है। काला कानून कहा जा रहा है तो सिर्फ सिंध में कहा जा रहा है। उसकी वजह है कि जो कानून जिसमें अभी तरमीम की गई, हम समझते हैं उसके अंदर सिंध में वजीर आला को आमिर बना दिया है। ये जो 18वीं तरमीम में डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, इनके खुद रजा रब्बानी साहब काफ़ी दफ़ा फोरम पे, पब्लिक फोरम पे कह चुके हैं कि सिंध में बल्दियाती कानून जो है वो नाकिस है। उसका जो मेन एसेंस है कि उसको डिवॉल्व होकर निचली सतह पे आना चाहिए, वो वहाँ पे रुक गया है। वो मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट के ऊपर रुक गया है। मिनिस्टर साहब के पास तमाम इख्तियार आते हैं, वजीर आला के पास तमाम इख्तियार आते हैं, वजीर आला के मातहत है, कोई भी दायरा हो वज़ीर आला के मातहत है। तो ये कौन सा बल्दियाती कानून है? ये किस तरह की डेवोल्यूशन ऑफ पावर है? जी इस्माइल साहब, ये किस तरह की डेवोल्यूशन है? रजा रब्बानी साहब का रेफरेंस भी आपने सुना, अरसलान साहब ने दिया, और जमाते इस्लामी भी आपको पता है कि वो अदालत गए हुए हैं। तो ये तमाम तर ऑपोजिशन आया, इसके ऊपर क्यों एहतजाज कर रहे हैं? ये भी तो एक सोचने वाली बात है ना। चले मे बी पीटीआई कर ले, एमक्यूएम कर ले, जीडीए कर ले, लेकिन जमाते इस्लामी तो आपको पता है कि वफाकी सतह पर तो वो ऑपोजिशन है, लेकिन वो भी इस पे सरापा एहतजाज है। इस्माइल साहब, ओके, इस्माइल साहब को मैं रिकनेक्ट करती हूँ ताकि मेरी आवाज़ उन तक जाए। मुझे बताया जा रहा है उनको आवाज़ मेरी नहीं जा रही है। जी अच्छा, अरसलान साहब, इसमें तमाम तर बातें एक जगह, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ की भी तो कंसिडरेशन हमने रखनी है कि अब आगे आपका क्या प्लान है, क्योंकि आपको पता है कराची में कोविड भी बेपनाह बेतहाशा फैला हुआ है। ऐसे में आप लोग इतने बड़े पैमाने पर ये जो धरना कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब क्या आप इसको आगे बढ़ाएंगे और क्या इससे वबा का मजीद फैलाव का खतरा नहीं हो जाएगा? देखें, ये जो हम कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? ये हम अपने कोई पॉलिटिकल पार्टी का एक तो मामला नहीं है। ये ऐसी बात तो नहीं कि सिर्फ पीटीआई तक महदूद है, ये तमाम पार्टीज़ हैं। जैसे आपने भी कहा कि दीगर जमातें भी करनी जो असेंबली के बाहर बैठी हुई हैं, इसका मतलब कोई एक वाज़े तौर पे चीज़ है, इसके अंदर कुछ मसला है, ये कानून ठीक नहीं है। अगर आप देखें दुनिया भर में कराची की आबादी जितने शहर जो हैं वो किस तरह फल फूल रहे हैं। आप इस्तांबुल देखें, लंदन देखें, दुबई देखें, बाकी शहर देखें, किस तरह तरक्की कर रहे हैं। ठीक हो गया। मैं अरसलान साहब अलाउ भी मैं जरा इसका एक हुकूमत जो सूबाई रिएक्शन में इस्माइल साहब का मुझे जरूरी इस पे चाहिए। जी इस्माइल साहब नहीं दे पा रही तो मसला है। हम अरसलान ताज साहब ने रजा रब्बानी साहब का रेफरेंस दिया है। उन्होंने कहा कि रजा रब्बानी साहब भी कह चुके हैं कि आपका जो बल्दियाती कानून है उसमें डेवोल्यूशन तो हो ही नहीं रही, और आपको पता है ये तो एक मकाम है, लेकिन इससे कई बार मुतअद्दिद मरतबा खास तौर पर जो दीगर पार्टीज हैं, जो कराची शहर की पार्टीज हैं, जैसे पीटीआई है, एमक्यूएम है, वो ये बात कर चुके हैं कि आप कराची शहर को दरअसल निगलेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ही ये बात नहीं है। बिल्कुल हम निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं। देखें, जहां इन्होंने अभी अरसलान साहब ने बात की कि हमने अमेंडमेंट पेश की थी, इन्होंने कहा कि हमें मसवदा ही नहीं मिला, बिल नहीं मिला। अगर बिल नहीं मिला था तो आपने अमेंडमेंट कैसे पेश की? अमेंडमेंट तब पेश की जाती है जब आपको बिल मिला।
आपकी अमेंडमेंट जितनी भी जमा हुई, देखें वो तो हमने जिस वक्त जल्दी में बना सके असेंबली के अंदर वो हमने की, लेकिन पहले नहीं मिला हमें। वो एक्ट का क्लास जब आता है बिल का, तो स्पीकर साहब पुकारते रहे, कहते रहे नाम लेके कि जी ये फलाने अराकीन की, फलाने रुकन की, मौजूद रुकन की अमेंडमेंट है। लेकिन जब अमेंडमेंट्स का वक्त आता है, जब इस हाउस में बात करने का वक्त आता है, जब अपने पॉइंट रखने की, अपना मौक़िफ़ पे स्टांस रखने की टाइम आता है, वक्त आता है, तो उस पर ये वो नहीं करते, बल्कि ये तमाम के तमाम जो हमारे अपोजिशन के अराकीन हैं, इनका काम होता है कि जाके स्पीकर का घेरा करते हैं या ट्रेरी बेंच का घेरा करते हैं। बार बार स्पीकर कहता रहा कि भाई आपकी ये अमेंडमेंट है, आप पे आए बात करें, तो ये वो जहमत नहीं करते। ये देखें आज तक ये इन्होंने कोई धरना तो दे रहे हैं ये, लेकिन इन्होंने कोई ये बात बताई है कि जी इस बिल के अंदर, इस एक्ट के अंदर ये चीजें गलत हैं। यही जी इस्माइल साहब वो यही कह रहे हैं कि आपने तमाम तर इख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास रखे हैं, बल्दियाती हुकूमत को तो आपने इख्तियार ही नहीं दिए। हमने तो ये वो बात कर रहे हैं हमसे जिन्होंने पंजाब मैं इस पे क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, इदारों को चलने नहीं दिया। ये हमसे वो बात कर रहे हैं जिन्होंने, हमने तो टर्म पूरा कराया। जो पिछले इंतखाबात थे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जिन्होंने जितने भी इख्तियारात थे, इक्वल इख्तियारात थे। अगर कराची के मेयर को जो एक्ट के तहत इख्तियार था, तो वो भी लाड़काने के मेयर को भी वही इख्तियार था, बदीन के मेयर को भी वही था, चेयरमैन को भी वही था, नवाब शाह के। तो इस्माइल साहब फिर ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा? क्योंकि अभी ये लोग तो हटने को तैयार नहीं है इस धरने से, जब तक आप इस एक्ट को, इस पूरे बिल को वापस नहीं लेते। अगर ये समझते हैं धौंस के जरिए धरना तो इनको देना चाहिए। ये इन्होंने, हम जमहूरी लोग हैं, अगर जमहूरी तरीके से असेंबलियों के अंदर जो भी बातचीत का तरीका होता है, हमने कभी उससे इनकार नहीं किया। पुरअमन एहतजाज हम कहते हैं हर एक का हक है, लेकिन अगर ये समझते हैं धौंस के जरिए, जबरदस्ती के जरिए, जैसे इनकी जबरदस्ती के जरिए हुकूमत मुस्तलत हुई है, इस तरीके से धौंस के जरिए ये अगर सिंध हुकूमत को और पाकिस्तान। सही हो गया। मैं जरा अरसलान साहब से क्विक एक कमेंट मांगू। जी अरसलान साहब, क्विकली आप एक दो जुमले में अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। देखें एक दो जुमले में तो नहीं, लेकिन देखें असेंबली में राहुल साहब कह रहे हैं कि असेंबली में बात करें, असेंबली में तो आमरियत है, स्पीकर साहब तो बोलने नहीं देते, अपोजिशन लीडर का माइक बंद होता है तो वहाँ तो आमरियत है, वहाँ बोला नहीं जा सकता। दूसरी चीज़, ये बार बार इस्माइल राहुल साहब कह रहे हैं कि कोई चीज़ बताएं तो सही। भाई हमने 250 पेज का कानून जमा कराया हुआ असेंबली में, 250 पेज का। आप स्पीकर साहब से पूछे तो सही, वो हमारा कोई कानून आगे बढ़ने का देते हैं? आप कह रहे हैं वो तजवीज़ दें, तजवीज़ ही तो है वो और क्या चीज़ है? हम कितनी दफ़ा बता चुके हैं कि जी ये कानून है। अगर आपको वजीर होते हुए नहीं पता कि अपोजिशन ने कानून जमा कराया हुआ है, आप कहें तो आपके घर पे हम कॉपी भेज देंगे, सुबह दफ्तर में आपके पास कॉपी भेज देंगे। और तीसरी चीज, ये सिर्फ कराची का मामला है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि सिर्फ कराची का मामला, ये हैदराबाद का भी मामला है। राइट अरसलान साहब, मेरे पास क्योंकि वक्त इतना ही था, मैं इस पे मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। शुक्रिया दोनों हजरात का, जनाब इस्माइल राहू और अरसलान ताज साहब हमारे साथ इस सेगमेंट में थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।